चलिए एंशियंट इंडिया में मौर्य एम्पायर का विधि है सो समझ लेते हैं। मौर्य एम्पायर शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से 321 से 298 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त अन्य नाम की सहायता से मगध का शासक घनानंद को अपदस्थ हत्या कर मगध पर अधिकार कर लिया। एरियन, स्ट्रैबी तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, प्लूटार्क तथा एप्पीनाइस ने एंड्रोकोटस तथा निरियाकस ने सेंट्रोकोप्टस कहा है। सर्वप्रथम 1793 में विलियम जोन्स ने इन्हीं नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया, जिसके पश्चात दोनों के मध्य संधि हुई। इस संधि का उल्लेख प्लूटार्क ने किया है। उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था। 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने राज्य किया। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रिचेटस तथा अमित्रघात कहा है। इसे सिंहसेन एवं भद्रसार भी कहा गया है। जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा तथा मंत्री चाणक्य था। उसने यूनान, मिस्र, सीरिया आदि देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। यूनानी राजदूत डाइमेकस, मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय के राजदूत डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में आए। अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्रों में सुसीम सबसे बड़ा था। अशोक दूसरा तथा 30 से सबसे छोटा था। 18 वर्ष की आयु में अशोक को अवंती राष्ट्र का प्रमुख बनाकर उज्जैन भेजा गया। वहाँ उसने विदिशा की राजकुमारी महादेवी से विवाह किया। महेंद्र तथा संघमित्रा महादेवी की ही संतान थी। अशोक को उसके अभिलेखों में देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। मस्की, गुजरा, निट्ठूर तथा उदगेलम अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भबरू अभिलेख में इसे प्रियदर्शी तथा मस्की अभिलेख में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। दिव्यावधान के अनुसार अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया एवं उपासक के रूप में अशोक शासन के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक का अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई। उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है तथा अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों की लिपि अरमाइक और यूनानी दोनों है। अभिलेखों में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें और 21वें वर्ष की घटनाएं वर्णित हैं। उत्तर पश्चिम के शाहबादगढ़ी एवं मनसेहार अभिलेख खरोष्टी में तथा तक्षशिला एवं लगमान काबुल अभिलेख अरमाइक लिपि में है। सर एकुना कांधार अभिलेख द्विभाषी है, जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की लिपियाँ केवल ब्राह्मी है। स्तंभ लेख अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं, जो 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये हैं दिल्ली, टोपारा, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, रामपुरवा प्रथम एवं द्वितीय, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़। अशोक के 14 बृहद शिलालेख एवं उनके विषय: पहला, पशु बलि की निंदा, समाज में उत्सव का निषेध, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दूसरा, मनुष्य एवं पशुओं हेतु चिकित्सा प्रबंध, लोक कल्याणकारी कार्य, केरल पुत्र, चोल, पांड्या, सतीय पुत्र तथा ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख। तीसरा, धम्म संबंधी नियम युक्त रज्जुक प्रादेशिक की नियुक्ति तथा प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वां, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी। 6ठा, प्रतिवेदक की चर्चा, आत्म संयम की शिक्षा। 7वां, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का उल्लेख। 8वां, अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख, बोधि वृक्ष की भ्रमण का उल्लेख। 9वां, विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा, सच्ची भेंट एवं दूसरे शिष्टाचार की व्याख्या। 10वां, ख्याति एवं गौरव की निंदा, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल, राज्य कर्मचारियों को प्रजा के हितों की चिंता करने का आदेश। 11वां, धम्म की विशेषता। 12वां, सर्वधर्म संभाव स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां, कलिंग युद्ध। 5, सीमांत यूनानी राजाओं के नाम, पड़ोसी राज्य तथा अपराध करने वाले आटविक जातियों का उल्लेख। 14वां, लोगों की धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। मौर्य प्रशासन अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया, जिनकी संख्या 18 मिलती है। तीर्थ के अनुसार 22 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। 18 तीर्थ जो हैं वो इस प्रकार है: पुरोहित, प्रधानमंत्री, प्रमुख धर्माधिकारी, सेनापति, युद्ध विभाग, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख, सन्निधान, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा, फौजदारी, कंटक शोधन, न्यायालय का न्यायाधीश, व्यावहारिक, दीवानी, धर्मस्थीय, न्यायालय का न्यायाधीश, नायक, सेना का नेतृत्व, संचालक, कर्मांतिक,
उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल, सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गपाल, आंतरिक दुर्गों का रक्षक, नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशस्ता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित एवं राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, दौबारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी, अंतर्वर्षीय सम्राट के अंगरक्षक, सेना का प्रधान। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्ता। प्रांतों का शासन राज परिवार के व्यक्ति ही चलाते थे, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, जिसमें कई मंडलों में विभाजित किया गया था। मंडल के प्रमुख मात्य नामक अधिकारी होते थे। मंडल को कई जिलों में विभक्त किया जाता था, जिन्हें विषय या आहार कहा जाता था, जिसके इससे संबंधित अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त होते थे। जिले और गांव के बीच एक और स्तर था, गोप और स्थानिक के अधीन होता था। ये सभी समाहर्ता के अधीन होते थे। मेगास्तीनिस ने पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन का वर्णन किया। नगर का प्रमुख एस्ट्रोनोमी तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमी होता था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा चलाया जाता था। ये सदस्य 6 समितियों में विभक्त थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये समितियां थी उद्योग एवं शिल्पकारी समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, व्यापार एवं वाणिज्यिक समिति, वस्तु विक्रय निरीक्षण समिति, बिक्री कर समिति। मौर्य काल में 2 न्यायालय थे, धर्मस्थीय दीवानी एवं कंटक शोधन फौजदारी। धर्म अस्थनीय के न्यायालय को धर्मस्थ एवं कंटक शोधन के न्यायालय को प्रतिष्ठा कहा जाता था। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा के लिए इसे राजा के कर्तव्य से जोड़ा। दासों की स्थिति संतोषजनक थी तथा वे संपत्ति रखकर बेच सकते थे। मेगास्तीनिस ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, शिकारी एवं पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर एवं अमात्य एवं सभासद। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए। उधर दास, दंड प्राणित, दायागत, लब्ध, कृत, गृहजात, आत्मविक्रय, आहितिक तथा ध्वजा तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आर्थिक स्थिति। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता अर्थात वृत्ति का साधन कहा गया था। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है, कृष्ट जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई एवं स्थल भूमि ऊंची। अर्थशास्त्र में उल्लिखित मुद्रा पन, कटसापन या धारण, चांदी का सिक्का, सुवर्ण सोने का सिक्का, मासक चांदी एवं तांबे का सिक्का, काकनी तांबे का सिक्का, शतमन चांदी का सिक्का। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, काशी, जावा, सुमित्रा, मिस्र, सीरिया, बोर्निया व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण में ताम्रपर्णी, पांड्य एवं केरल, मुक्तामणि, हीरे, सोना एवं शंख के लिए विख्यात थे। भूमि कर सैद्धांतिक रूप से 1/6 होता था, किंतु व्यावहारिक रूप से 1/4 देना होता था। भूमि कर को भाग कहा गया था। इसका संग्रह ध्रुवाधिकरण करता था। प्रमुख कर भाग, कृषि उत्पादन का हिस्सा, कुल सैनिक कर, निष्क्रम निर्यात कर, आयुधीय सैनिक आपूर्ति, पिंड कर, गांवों द्वारा उत्पाद के रूप में देय कर, वर्ष में 1 बार, प्रति कर उत्पाद के रूप में देय कर, प्रवेश आयात कर, शुल्क सीमा कर, वर्तनी पथ कर, औपायनिक विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट, पार्श्व अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला उपकर, कॉस्ट, एक सरकारी जलाशयों के नीचे भूमि पर प्रणय आपातकालीन कर, रज्जु भूमि की नाप के समय, परिहीनक सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा की गई हानि का कर, हर्जाना। ठीक है, ये जो था सो पूरा मौर्य वंश को हमने जो है कंसाइज में जो है सो ये करने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन इसी में हम सोचते हैं शुंग वंश वगैरह भी ले लें। ठीक है ना। शुंग वंश 185 से 73 ईस्वी पूर्व। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। सर्वमान मत के अनुसार शुंग ब्राह्मण थे और उज्जैन के निवासी थे। पुष्यमित्र द्वारा कराया गया अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे, जो उज्जैन के ब्राह्मण थे। उसके समय में भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। इसका उल्लेख मालविका, अग्निमित्र एवं गार्गी संहिता में मिलता है। इस आक्रमण को पुष्यमित्र ने विफल कर दिया था। दूसरा वंश जो आया वो आया कण्व वंश। 75 से 30 ईस्वी पूर्व शुंग शासक देवीभूति की एक दासी पुत्री से हत्या करवाकर उसके अधिकारी वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और पुराणों के अनुसार कण्वों ने 45 वर्ष तक शासन किया।
आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। 60 से 37 ईस्वी पूर्व इसका राजधानी प्रतिष्ठान था। आरंभिक सातवाहन शासक उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उन्होंने प्राचीनतम सिक्के एवं अधिकांश अभिलेख प्राप्त होते हैं। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहा जाता था। सातकर्णी प्रथम इसने दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि की थी। इसकी उपलब्धियों की जानकारी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी पूर्व। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का 23वां शासक था। इसने शासक नहपान को पराजित किया था। वशिष्ठ पुत्री पुलमावी 130 से 159 ईस्वी पूर्व। यह एकमात्र शासक था जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त अभिलेख में हुआ। शासक रुद्रदमन ने इसे 2 बार पराजित किया था, किंतु रुद्रादमन की पुत्री से इसका विवाह होने के कारण छोड़ दिया। यज्ञश्री सातकर्णी 174 से 203 ईस्वी पूर्व में इसके सिक्के पर नाव का चित्र अंकित है। इसने शकों को पराजित किया था। शक, सिथियन, पारसी, पोलस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख से ज्ञात होता है कि शक डेरियस के विजित प्रदेशों में रहते थे। पतंजलि के महावत से पता चलता है कि शक यवनों तथा आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर रहते थे। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई थी। भारत में शकों की शाखाएं तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन में स्थापित हुई। उसके बाद पहला पार्थियन, यह मध्य एशिया के ईरान से आए थे। भारत में इस वंश का संस्थापक मिथ्रिडेटस प्रथम 171 से 130 ईस्वी पूर्व में था। गोंडोफर्निस 20 से 41 ईस्वी में इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने देवव्रत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आते हैं कुषाण, कुजुल, कटफिस तथा कटफिस प्रथम 15 से 64 ईस्वी पूर्व में आक्रमण कर पश्चिमी उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। इसने महाराज की उपाधि धारण की तथा तांबे के सिक्के चलाए। उसके सिक्के पर हर्मियस का नाम मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसने हर्मियस के सामंत के रूप में काम किया था। भीम कटफिस 65 से 75 ईस्वी पूर्व ने सोने तथा तांबे के सिक्के चलाए। कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे योग्य था। इसके राजा रोहन की सर्वमान्य तिथि 78 ईस्वी है। इसी वर्ष से इसने शक संवत को शुरुआत किया। कनिष्क के काल में चौथी बुद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसके समय में गांधार एवं मथुरा कला शैली का जन्म हुआ। आशुघोष, पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन तथा चरक इसी के दरबार में थे। कनिष्क ने पेशावर में एक मठ तथा विशाल स्तूप का निर्माण किया था। कुषाणों की प्रशासन पद्धति कुछ विदेशी लक्षण थे, जैसे क्षत्रपों, गवर्नरों के माध्यम से शासन चलाना। कुषाण शासक देवपुत्र, केसर, महेश्वर, शाही और शाही इत्यादि उपाधि धारण करते थे। कनिष्क द्वारा देवपुत्र उपाधि ग्रहण करना यह दर्शाता है कि वह अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। नागवंश, इस वंश का उदय मध्य भारत एवं उत्तर प्रदेश के भूखंडों पर हुआ। पुराणों के अनुसार पद्मावती, मथुरा और कांतिपुर में नाग कुलों का शासन था। इसमें पद्मावती और मथुरा के नागवंश ने गुप्तों के पूर्व प्रमुखता प्राप्त की थी। वाकाटक, महाराष्ट्र और विदर्भ, बरार में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व स्थापित की। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, जिसका मूल स्थान बरार था। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है सो धारण की तथा 4 अश्वमेघ एवं 1 वाजपेयी यज्ञ किया। विदेशी आक्रमण, हिंदू, यूनानी, पदकच, हतममा, सिकंदर ने अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ा, जिसमें मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान एवं पश्चिम उत्तर भारत के कुछ प्रदेश शामिल थे। इस साम्राज्य का काफ़ी बड़ा भाग सेल्यूकस के अधीन था। ईस्वी पूर्व 250 में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्नर ऑरेक्सस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। डियोडोटस के वंश का एक संस्थापक डेमेट्रियस डी ने ईस्वी पूर्व 183 में मौर्योत्तर काल का प्रथम यूनानी आक्रमण किया। डेमेट्रियस ने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया एवं साकल को अपनी राजधानी बनाई, किंतु डेमेट्रियस जिस वक्त भारत में व्यस्त था, स्वयं बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडाइस के नेतृत्व में विद्रोह हो गया एवं उसे बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। उसका शासन पूर्वी पंजाब एवं सिंध पर ही रह गया। यूक्रेटाइडस भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य 2 कुलों डेमेट्रियस एवं यूक्रेटाइडस के वंशों में बट गया। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक मिनांडर
ईस्वी पूर्व 160 से 120 था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अनुसार मिनिंडर के सिक्के भरौच के बाजारों में खूब प्रचलित थे। इसके अलावा काबुल से मथुरा बुंदेलखंड तक ये मिनिंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानों के अनुसार मिनिंडर के भिक्षु नागसेन एवं बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। मिनिंडर की राजधानी साकल शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। वैभव ऐसे में पाटलिपुत्रा से समानता रखती थी। यूनानियों के शासन का अंत स्थितियन शकों द्वारा हुआ। गार्गी संहिता के अनुसार ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। भारतीयों ने यूनानियों से ही कैलेंडर प्राप्त किया। तक्षशिला के यवन राजा एंटियालाकिडास के राजदूत हेलियोडोरस ने जो एक भगवत धर्म का अनुयायी था, देवों के देव वासुदेव विष्णु के अवतार कृष्ण का वेश नगर दिशा में एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया। हिंदी यूनानियों ने उत्तर पश्चिम में यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट का खूब प्रचलन किया। भारत की गांधार शैली पर उपरोक्त का स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। इस काल में अनेक विदेशी जातियां भारत में आई तथा यहीं की बस गई, जिसमें अधिकांशतः बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म जात पात और वर्ण भेद को नहीं मानता था। मौर्योत्तरकालीन धार्मिक स्थिति इस काल में वैदिक धर्म का फिर से उत्थान हुआ। अब यज्ञों के स्थान पर मूर्ति पूजा ले ली। जो वैदिक धर्म इस काल में प्रचलित था उसकी दो शाखाएं थी, भागवत धर्म और शैव धर्म। भीम कटपिस आदि कई विदेशियों ने शैव धर्म को अपनाया। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से यह काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य ने उन्नति की, जिसमें सड़कों ने उल्लेखनीय सहायता की। ईसा की पहली सदी में व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। इससे पूर्व व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था। दीर्घ निकाय में 24, महावस्तु में 36 और 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। मौर्योत्तर काल के प्रमुख बंदरगाह पाटल सिंधु तट, भरोच खंभात, सोपारा महाराष्ट्र तट, बैजयंती कर्नाटका तट, नौरा केरल तट, मुजरिस केरल तट, तोंडी केरल तट, ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी, पोलूर ओडिशा तट, मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश, अरिकामेडु पुडुचेरी तट, कावेरीपत्तम कावेरी तट और कोरकई दक्षिण तट थे। मौर्योत्तरकालीन संस्कृति बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजगिरी में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे। मिलिंद पान ने जिन्हें 75 व्यवसाय का विवरण दिया गया है, उसमें से 60 शिल्पी से संबंधित है। इस काल में कुषाणों ने गांधार कला शैली का विकास किया। इस काल में मथुरा मूर्ति निर्माण कला का केंद्र था। ह्वेन-सांग ने कनिष्क के 178 विहार तथा स्तूपों का वर्णन किया। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में मथुरा में जैनियों ने एक विशेष कला शैली का जन्म दिया, जो मथुरा कला के नाम से विकसित था। ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में दक्कन में अमरावती कला का विकास और मौर्योत्तरकालीन चित्रकला के उदाहरण अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में मिलते हैं। अजंता की गुफा संख्या 9 से 16 उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया। गुफा संख्या 10 में जातक कथाएं अंकित है। अब इसके बाद जो है सो शुरू हो जाता है गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या है, जैसे समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमार गुप्त के बिलसठ स्तंभ लेख और स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से गुप्त वंशावली का ज्ञान प्राप्त होता है। इन अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त 275 से 300 ईस्वी पूर्व। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की, अतः इसे गुप्त राजवंश का संस्थापक माना जाता है। घटोत्कच गुप्त 300 से 319 श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त शासक बना। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लिच्छवी कुमारी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त 334 से 375। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुने जाने का वर्णन हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति के 4 श्लोक में मिलता है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों को से सामने रखते हुए कुछ कांची नामधारी स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसके पृष्ठभाग पर सर्व राजोच्छेदा समस्त राजाओं को उन्मूलन करने वाला विरुद्ध अंकित है। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी बीना वादन था, जो बीना वादन के प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है। उसमें बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त की आकृति उत्कीर्ण है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी।
समुद्रगुप्त के पश्चात उसकी प्रधान महिषी दत्त देवी से उत्पन्न चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देव भी था। अभिलेखों साची में उसे देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी कहा गया। अपनी राजनीतिक और आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। इस उद्देश्य उसने तत्कालिक समय के 3 प्रमुख राजवंशों नागवंश, काकाटक वंश एवं कदम वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उन्हें अपना हितैषी बना लिया। कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य 415 से 455, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात ध्रुव देवी से उत्पन्न उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम का छोटा भाई गोविंदगुप्त बसाढ़ वैशाली का राज्यपाल और सामंत था। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त साम्राज्य का शासक बना। गुप्त संमत 136 अर्थात 455 ईस्वी का उसका जूनागढ़ अभिलेख मिला है तथा 467 ईस्वी में उसका गढ़वा अभिलेख एवं चांदी के सिक्के मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि उसका शासनकाल 455 से 467 था अर्थात 12 वर्ष का था। गुप्त का प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा प्रशासन के सर्वोच्च पद पर आसीन था। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैनिक मामलों का प्रधान था। गुप्त अभिलेखों में निम्नलिखित पदाधिकारियों और मंत्रियों का जिक्र मिलता है। कुमारामात्य उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग तथा प्रांतीय शासक। कुमारामात्य के कार्यालय को कुमारामात्याधिकरण कहा जाता था। संधि विग्रहिका युद्ध एवं शांति अथवा विदेश मंत्रालय। महादंडनायक युद्ध एवं न्याय की मंत्री। महासेनापति महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। विनय स्थित स्थापक धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी जो मंदिरों के प्रबंध का देखरेख करता था। इसमें जो भी है इसको ठीक से जो है सो देखिए, टाइम टू टाइम जो है सो ये कीजिए और इसको समझने का प्रयास जो है सो कीजिएगा। इसलिए कि इसमें हमने कोशिश किया है जो गागर में सागर को भरने का, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है सो इनकम्बरसन भी नहीं हो और बहुत जो है सो ये भी ना हो। उस हिसाब से सारा कुछ जो है सो किया गया है। आप लोग जो है सो इसको देखिए। और दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। विनय स्थितिक स्थापक धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी जो मंदिरों के प्रबंध का देखभाल और लोगों का नैतिक आचरण का दृष्टि रखता था। महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान एवं राजकीय दरबार का प्रमुख रक्षक पदाधिकारी थे। वह सम्राट के मिलने वाले लोगों को अनुमति पत्र देता था। प्रतिहार अंतपुर के रक्षकों का प्रधान। माक्ष पटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान प्रमुख राजाओं और भूमि अभिलेखों का लिपिबद्ध करने वाला। ये सब जो थे पदाधिकारी थे। उसके बाद महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। सर्वाध्यक्ष सभी प्रमुख विभागों का प्रधान अधिकारी कैबिनेट सचिव की भांति। ध्रुवाधिकरण भूमिहर वसूल करने वाले प्रधान अधिकारी। राजस्व अधिकारी ग्राहिक दान विभाग का प्रमुख अधिकारी। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने वाला। कर्णिक भूमि संबंधी आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी एवं महाअक्ष पटलिक के अधीन होता था। पुस्तपाल कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी। भटाश्वपति अश्वसेना का प्रधान। महापितुलुपति हाथियों की सेना का प्रधान। पूर्वपाल नगर का प्रधान अधिकारी। टिकिन मार्गपति अथवा सड़कों की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी। प्रत्यंतपाल सीमांत रक्षक और सौलिक व्यापारिक वस्तुओं का शुल्क वसूल करने वाला। और द्रांगिक सीमावर्ती नगर में शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी। प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रांतों को देश अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता है। प्रांत भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया। जिला को विषय कहा गया जिसका शासक विषयपति कहलाया। विषयपति की नियुक्ति प्राय संबंधित प्रांत के उपरिक्त द्वारा की जाती है, परंतु कभी कभी किसी विषय में सम्राट इसको नियुक्त करते हैं। सैन्य प्रशासन गुप्त सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहा जाता था। हाथियों की सेना के प्रधान को महापीलुभीर तथा घुड़सवारों के सेना को भटाश्वपति कहा जाता था। गुप्तकालीन अन्य कर विष्टि, बेगार अथवा निःशुल्क श्रम, शुल्क चुंगी कर, बलि, धार्मिक कर, हरिला कर, हलों पर लगाने वाला, अवलगक
युद्ध के समय सेना के साथ प्रजा द्वारा खाद्य सामग्री आदि का प्रबंध, भट्ट पुलिस कर, चाट, लुटेरे एवं उत्पीड़ित से मुक्ति करने का कर, 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने, चारा गांवों पर शुल्क, प्रणय ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर। आर्थिक व्यवस्था गुप्त काल में उद्योग धंधे उन्नति पर थे। कपड़ा निर्माण, वस्त्र उद्योग इस काल का सर्व प्रमुख उद्योग था। इसके अतिरिक्त हाथी दांत की वस्तुएं बनाना, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन तथा जहाज का निर्माण और अन्य उद्योग धंधे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय गुप्तों को ही प्राप्त है, परंतु सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय कुषाणों को प्राप्त है। सामाजिक व्यवस्था स्थिति गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। समाजों में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अतिरिक्त कुछ अन्य जातियां भी अस्तित्व में आ गई थी। गुप्तकाल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इसका कारण उनका उपनयन संस्कार बंद होना, बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन। कला एवं साहित्य गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों में तकनीकी एवं निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं थी। गुप्त काल में चित्रकला उसकी पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी। बादशाह के कामसूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं में की गई। इसी समय पुराणों तथा महाकाव्यों, रामायण महाभारत को अंतिम रूप प्रदान किया गया। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र, यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र का प्रणय कथा वर्णित है। इसमें शुंग वंश का इतिहास वर्णित है। विक्रमोर्वशीय, इसमें उर्वशी और पुररवा का प्रसंग है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह साहित्य एवं नाटक दोनों ही दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें दुष्यंत शकुंतला का कथा है। विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। रघुवंशम, यह 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें राम के पूर्वजों का वर्णन है। कुमार संभवम, इसमें 17 सर्ग है, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा। मेघदूतम, इसमें यक्ष और उसकी प्रेमिका का वियोग विग्रह वर्णन है। ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसको यही जो है सो विराम देते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने जो है सो काफ़ी ये कर लिया। मौर्य से लेके हम जो है सो गुप्त वंश तक इसमें जो है सो हमने कवर किया है।